वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन गाइस। और अगर आज हम सर्किट ब्रेकर स्टार्ट कर देंगे और उससे पहले मैं आपको लोड इंटरप्टर और लोड आइसोलेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने वाला हूं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाए। तो जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लोड इंटरप्टर से क्या आप समझ रहे हो? लोड इंटरप्टर के नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि इस डिवाइस की हेल्प से हम लोड को इंटरप्ट कर रहे हैं, लोड को कट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज यूज टू डिस्कनेक्ट द एडिशनल लोड इन द सिस्टम। इट इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द एडिशनल लोड इन द सिस्टम। यानी कि हमारे सिस्टम में अगर जो लोड है वो एक पर्टिकुलर रेटिंग से या पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला गया है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम से। तो वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोड इंटरप्टर, राइट। अगर हम कुछ पार्ट ऑफ लोड डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम से, तो हमारा जो लोड है वो रेटेड से कम हो जाता है, जिसको हम आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि इतने ज़्यादा लोड को हम सप्लाई दे पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ पार्ट ऑफ लोड को कट कर सकते हैं ताकि जो रेटिंग है लोड की वो कम हो जाए और हम उसे आसानी से सप्लाई दे पाए। तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड इंटरप्टर। तो जो ये मैंने प्रोसेस बताया आपको लोड को कट करने का, उसी को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो बोला जाता है लोड श्रेडिंग। इट इज यूज्ड फॉर लोड श्रेडिंग। लोड श्रेडिंग यानी कि लोड को कट करना, इसे लोड कर्टेलमेंट भी बोलते हैं। इसे लोड कर्टेलमेंट भी बोलते हैं। और लोड इंटरप्टर ऑपरेट करता है फुल लोड कंडीशन में। फुल लोड कंडीशन में आप देखिए कि हमारे पास एक जो एरिया का लोड है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर बढ़ चुका है, उसको हम अपने रेटेड लेवल तक लेके आ रहे हैं। मतलब हम लोड इंटरप्टर को किस कंडीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, फुल लोड कंडीशन पे। अब ठीक इसका जो उल्टा है वो होता है लाइन आइसोलेटर। लाइन आइसोलेटर, लाइन आइसोलेटर का क्या काम होता है, हम लाइन आइसोलेटर को नो लोड कंडीशन पे ओपन करते हैं ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स को, यानी कि सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, उसका मेंटेनेंस कर पाए। सो लाइन आइसोलेटर is used in the case of no load condition, राइट। जैसे एक सर्किट ब्रेकर है, इसके दोनों तरफ हम क्या लगाते हैं, लाइन आइसोलेटर। ये है लाइन आइसोलेटर, को मैं एल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लाइन आइसोलेटर। तो जब हमारा सिस्टम नो लोड पे ऑपरेट कर रहा है, तो अगर हमें इस सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं, इस लाइन आइसोलेटर को भी ओपन कर देते हैं, फिर इस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस किया जा सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि लाइन आइसोलेटर
किस करंट को ब्रेक करता है, नो लोड करंट को, लोड करंट को, या कौन सी करंट को ब्रेक करता है? तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि हम जब नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं तब ये लाइन आइसोलेटर ऑपरेट कर रहा है, यानी कि ये I इज इक्वल टू 0 करंट को ब्रेक कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। देखिए नो लोड कंडीशन में क्या होता है, क्या कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती, एक करंट फ्लो हो रही होती है, चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट फ्लो हो रही होती है बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको वहां पे ये बोलना पड़ेगा कि जो लाइन आइसोलेटर है वो भले ही हम बोल देते हैं नो लोड पे ऑपरेट करता है, बट लाइन आइसोलेटर ब्रेक्स द चार्जिंग करंट। जब हम लाइन आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं तो उस समय ट्रांसमिशन लाइन में एक करंट फ्लो हो रही होती है जिसका नाम है चार्जिंग करंट, राइट। ये उसे भी इंटरप्ट करने के काम में आता है। तो ये लाइन आइसोलेटर का काम होता है। तो दो चीजें बहुत नॉर्मली पूछी जाती हैं कि याद रखिएगा, लोड इंटरप्टर हमेशा फुल लोड कंडीशन पे ऑपरेट किया जाता है, लाइन आइसोलेटर हमेशा नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट किया जाता है। अब इन दोनों को साथ में कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक एरिया है, एरिया 1 या एरिया ए मान लेते हैं। यहां पे हमने लगा दिया है हमारा लोड इंटरप्टर। फिर हमने लगा दिया है लाइन आइसोलेटर। और यहां पे हमारा है एरिया बी। तो अब एक चीज मुझे बताइए, मान लेते हैं कि एरिया बी का जो लोड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और हम उसे सप्लाई नहीं दे सकते, और हमें क्या करना है, लोड सॉरी एरिया ए को एरिया बी से सेपरेट करना है, क्योंकि एरिया बी का जो लोड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और हम उसे सप्लाई नहीं दे सकते, हम सिर्फ एरिया ए के लोड को सप्लाई देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस लोड इंटरप्टर इस सर्किट को, एरिया ए को अलग कर देंगे एरिया बी से। तो क्या सीन बन रहा है देखते हैं। ये है एरिया ए। अब लोड इंटरप्टर की वजह से हमने ट्रांसमिशन लाइन को ओपन कर दिया है या दो सर्किट को ओपन कर दिया है, बट लाइन आइसोलेटर हमारा अभी भी काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, एरिया ए और एरिया बी का जो लोड है वो सेपरेट हो चुका है। बट अब एक चीज देखिएगा, मान लेते हैं ये लेंथ है एल। अब ये ओपन सर्किट हो चुका है क्योंकि हमने लोड इंटरप्टर से दोनों ट्रांसमिशन लाइन को सेपरेट कर दिया है। तो ओपन सर्किट होने की वजह से यहाँ पे एक वोल्टेज अपीयर हो जाएगा V। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अगर ये लेंथ बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज। और आयोनाइज एयर क्या करेगी, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट कंडक्टिंग, मतलब यहां से जो एयर है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो क्या होगा, एरिया ए और एरिया बी वापस से फिर से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आर्क एयर के थ्रू पास कर जाएगी। तो हमारा लोड इंटरप्टर को ऑपरेट करने का क्या मतलब हुआ, फिर कोई मतलब नहीं हुआ, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, लोड इंटरप्टर के साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन आने की संभावना है, यानी कि जो लेंथ है इन दोनों सर्किट के बीच की वो बहुत कम है, अगर L की वैल्यू बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, लाइन आइसोलेटर को भी ओपन कर देते हैं।
तो अब लाइन आइसोलेटर को ओपन करने की वजह से क्या हुआ, जो लेंथ है, टोटल लेंथ, ये बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, लेंथ बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा नहीं होगी कि ये एयर को आयोनाइज कर पाए, तो ये कंडक्ट भी नहीं करेगी, जिसकी वजह से एरिया ए और एरिया बी हमारा क्या रहेगा, सेपरेट हो जाएगा। और हम एरिया ए को सप्लाई दे सकते हैं विदाउट सप्लाइंग द एरिया बी, क्योंकि एरिया बी का जो लोड है वो एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, तो हमने उसको करटेल कर दिया, श्रेड कर दिया, हटा दिया अपने सिस्टम से उसका कुछ पार्ट ऑफ लोड। करेक्ट, अपने पावर सिस्टम का कुछ पार्ट हमने हटा दिया, यानी कि एरिया बी को हटा दिया। तो इस तरह से दोनों स्विच एक साथ काम कर सकते हैं। अब देखते हैं स्विच, हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑपरेट्स एट, ये मैं आपको समरी करवा रहा हूं अभी तक की। स्विच मैंने अभी तक हमने कितने टाइप के स्विच पढ़ लिए हैं, 3 टाइप के स्विच पढ़ लिए हैं। पहला है लोड इंटरप्टर, दूसरा है लाइन आइसोलेटर, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, फ्यूज, कल पढ़ा था ना, फ्यूज। तो कौन किस कंडीशन पे ऑपरेट करता है वो देख लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, ये मैं समराइज कर रहा हूं। तो लोड इंटरप्टर जो है वो ऑपरेट करता है फुल लोड कंडीशन में, लाइन आइसोलेटर नो लोड पे, बट इट ब्रेक्स चार्जिंग करंट। ऐसा नहीं है कि नो लोड पे है तो जीरो करंट को ब्रेक करेगा, ब्रेक्स चार्जिंग करंट। मैंने आपको ट्रांसमिशन लाइन के केस में पढ़ाया था कि चार्जिंग करंट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर और ट्रांसमिशन लाइन। फ्यूज ऑपरेट करता है फॉल्ट कंडीशन या एबनॉर्मल कंडीशन। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट। सर्किट ब्रेकर भी क्या है, एक तरह का स्विच है जो कि दो सर्किट को सेपरेट करने या अलग करने के काम में आता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जैसा कि इसका नाम है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सर्किट ब्रेकर। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा सर्किट ब्रेकर के पास दो कॉन्टेक्ट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, दूसरा होता है मूविंग कॉन्टेक्ट, राइट। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास दोनों कॉन्टेक्ट हैं, ये है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और ये है मूविंग कॉन्टेक्ट। और ये है हमारा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। ये सर्किट ब्रेकर का एक लेमन टाइप का डायग्राम मैंने बनाया है। हमारे पास ये है एरिया ए का लोड, यहाँ पे लगा हुआ है एरिया बी का लोड। अब मान लेते हैं कि एरिया बी में क्या आ गया है, फॉल्ट आ गया है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, या ऐसे इसको कर लीजिए, एरिया ए और एरिया बी हटा दीजिए,
फॉल्टी सर्किट और हेल्दी सर्किट नाम रख लीजिए। हेल्दी सर्किट यानी कि जो जिसपे फॉल्ट नहीं आया है, और फॉल्टी सर्किट का मतलब जिस सर्किट में फॉल्ट आया है। तो हमें क्या करना होता है, फॉल्टी सर्किट को हेल्दी सर्किट से अलग करना होता है, और उस अलग करने का काम, उस अलग करने के काम को कौन परफॉर्म करता है, सर्किट ब्रेकर। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब दोनों कॉन्टेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो करंट आराम से फ्लो हो सकती है फ्रॉम हेल्दी सर्किट टू फॉल्टी सर्किट। हेल्दी सर्किट टू फॉल्टी सर्किट, राइट। बट हमें क्या करना है, इस फॉल्टी सर्किट को अलग करना है हेल्दी सर्किट से, राइट। नहीं तो फॉल्ट क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हमें क्या करना होता है, फॉल्टी सर्किट को अलग करना होता है। तो ये अलग करने का काम करता है सर्किट ब्रेकर। अब देखिएगा इसका जो कॉन्सेप्ट है। अब मुझे ये बताइए, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो मूविंग कांटेक्ट का सरफेस और फिक्स्ड कांटेक्ट का सरफेस क्या बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो कुछ इस तरह का सरफेस हमें देखने को मिलेगा। ये है फिक्स्ड कांटेक्ट, ये है मूविंग कांटेक्ट। हमारा एम क्या है, इस करंट को जीरो करना। ये जो आई करंट फ्लो हो रही है इसे जीरो करना, और ये तभी जीरो हो सकता है जब हम मूविंग कांटेक्ट और फिक्स्ड कांटेक्ट के बीच का जो कांटेक्ट है उसे हटा दें या ओपन कर दें, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर दें, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही हम मूविंग, अभी तो करंट आई फ्लो हो रहा है बट हमें इस करंट को जीरो करना है, तो हम मूविंग कांटेक्ट को क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, मूविंग कांटेक्ट को मूव कराता है लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही मूविंग कांटेक्ट लेफ्ट हैंड साइड मूव होने लगता है, जो कांटेक्ट एरिया है मूविंग कांटेक्ट और फिक्स्ड कांटेक्ट के बीच में, वो क्या है, डिक्रीज होने लगता है। एज मूविंग कांटेक्ट moves leftward, the contact area decreases। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर कांटेक्ट एरिया फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच का जो कांटेक्ट एरिया है वो डिक्रीज होने लग गया, तो रेजिस्टेंस बिटवीन द कांटेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही हम करंट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा हमारे पावर सिस्टम में क्या होता है, इंडक्टेंस भी होता है। तो जैसे ही ये फिक्स्ड कांटेक्ट मूविंग कांटेक्ट एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये करंट इंस्टेंटेनियसली तुरंत जीरो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सर्किट, हमारे पावर सिस्टम में इंडक्टेंस भी होता है, और इंडक्टेंस क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो ये इंडक्टेंस इस करंट को सडनली जीरो नहीं होने देगा, राइट। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस। सो आई स्क्वायर आर लॉस हमें देखने को मिलेगा। आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाएगा, आर की वैल्यू ज्यादा है इसकी वजह से। अगर हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज, और वो कंडक्ट करने लग जाएगी। इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट है इस तरह से, कांटेक्ट एरिया अगर डिक्रीज हो गया तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। अगर एरिया डिक्रीज हो गया तो करंट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी। तो अगर J की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो E की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से मैंने आपको क्या बताया था, एयर आयोनाइज हो जाती है। और आयोनाइज एयर क्या करती है, एक्ट एज कंडक्टिंग मीडियम। राइट। तो अब मान लीजिए हमारा ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये हमारा मूविंग कांटेक्ट है, ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। बट करंट अभी भी जीरो नहीं हुई है, क्योंकि एयर कंडक्ट करने लगी है। बीच में जो एयर है वो कंडक्ट करने लगी है। मतलब दोनों सर्किट, फॉल्टी सर्किट और हेल्दी सर्किट अभी भी कनेक्टेड हैं। तो सर्किट को ब्रेक करने का तो यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा काम सर्किट ब्रेकर के केस में क्या होता है, यहाँ पे एक आर्क बन जाता है। राइट, जब एयर कंडक्ट करने लग जाएगी मूविंग कांटेक्ट या फिक्स्ड कांटेक्ट से मूविंग कांटेक्ट के बीच में, उससे हम बोलते हैं आर्क। और हमें क्या करना है, इस आर्क को बुझाना है, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विश। नाउ वी हैव टू extinguish द आर्क। अगर हम इस आर्क को बुझाने में या एक्सटिंग्विश करने में सफल हो जाते हैं, तभी जाके सही मायने में फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट एक दूसरे से अलग हो पाएंगे और करंट जीरो हो पाएगा। तो ये आर्क है क्या, मुझे बताइए। आर्क कुछ नहीं, एक करंट का ही तो फॉर्म है, जो फिक्स्ड कांटेक्ट से मूविंग कांटेक्ट में फ्लो हो रही है थ्रू एयर। तो हम क्या करते हैं, अगर आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, अगर अगर आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, तो ये आर्क कमजोर पड़ सकती है। तो आर्क के रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आर्क की लेंथ को इंक्रीज करके, या एरिया ऑफ आर्क को डिक्रीज करके। राइट, बिकॉज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है। राइट, तो अगर हम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दें इस आर्क का, तो ये आर्क अपने आप एक्सटिंग्विश हो सकता है, या थोड़ा सा एफर्ट करके हम उसे बुझा सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे एम क्या है, इस आर्क के रेजिस्टेंस को कुछ भी करके हमें इंक्रीज करना है। तो सबसे पहला मेथड होता है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा एक, हाउ टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क। पहला मेथड होता है मेथड 1, आर्क लेंथनिंग। आर्क लेंथनिंग यानी कि आर्क की जो लेंथ है उसे बढ़ा दीजिए। तो हम करते क्या हैं, अगर ये हमारी फिक्स्ड कांटेक्ट है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हमने किया, अगर टीथ का, तो मूविंग कांटेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से कर दीजिए। ये मूविंग कांटेक्ट है, मतलब हमने क्या किया, टीथ बनाया फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट का, और कुछ इस तरह से बनाया है
कि जो टीथ है वो एक दूसरे के सामने अलाइन नहीं कर रहे हैं। मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो पहले सीधी सीधी होनी चाहिए थी, अब क्या है, ये लंबी लंबी बन रही है। आप देख सकते हो, ये हमारी आर्क है। अगर सीधा सीधा बनता तो आर्क की लेंथ क्या होती, कम होती, और रेजिस्टेंस भी कम होता। मतलब आर्क का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, बट हमने यहाँ पे क्या किया, आर्क की लेंथ को बढ़ा दिया। आर्क की लेंथ को बढ़ा दिया, आर्क का रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और आर्क करंट डिक्रीज हो गई, राइट। बट इस तरह का जो कांटेक्ट है वो बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2, डिक्रीजिंग एरिया ऑफ आर्क। डिक्रीजिंग एरिया ऑफ आर्क। यहां पे हम क्या करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये है फिक्स्ड कांटेक्ट, ये है हमारा मूविंग कांटेक्ट। इनके बीच में क्या जनरेट है, मतलब क्या है, आर्क दिख रही है, एयर के माध्यम से करंट फ्लो हो रही है फिक्स्ड कांटेक्ट से मूविंग कांटेक्ट के बीच में। हम क्या करते हैं, ये हमारी आर्क है। हम इस मेथड में क्या करते हैं कि एक बहुत ही हाई स्पीड की एयर यहां नीचे से सप्लाई देते हैं। जब हम फोर्स्ड एयर सप्लाई देते हैं फिक्स्ड कॉइल और मूविंग फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में, तो जो आर्क का डिजाइन है या शेप है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है। तो आर्क का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा इस तरह से बन जाता है। यहां से हम क्या सप्लाई दे रहे हैं, फोर्स्ड एयर। तो आर्क हमारी कुछ इस तरह से ऊपर से आ जाती है। तो अब देखिए, आर्क का एरिया, पहले आर्क का एरिया इतना था, अब आर्क का जो एरिया है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। एरिया डिक्रीज हो गया, लेंथ भी इंक्रीज हो गई हमारी। लेंथ भी तो इंक्रीज हो गई। देख लीजिए, आर्क की लेंथ अब ऐसे घूम के आ रही है। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, एरिया डिक्रीज हुई, रेजिस्टेंस फिर से इंक्रीज हो गया। तो ये हाई रेजिस्टेंस की वजह से आर्क करंट डिक्रीज हो गई। यही तो हम चाहते थे। तीसरे मेथड पे चलते हैं। तीसरा मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। मेथड 3, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, सीरीज में बहुत सारी प्लेट्स लगा देते हैं। जैसे पहले हमारी आर्क का जो शेप है वो कुछ इस तरह का रहा होगा। फिर हमने क्या किया, आर्क स्प्लिटर्स लगा दिए, मतलब एक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर बीच बीच में रख दिया, यहाँ यहाँ यहाँ।
तो हमारे आर्क का जो शेप है ये फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है। तो आर्क का जो शेप है वो कुछ इस तरह का हो गया। मतलब आर्क स्प्लिटर्स हमने कहां कहां पे रखे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। आर्क स्प्लिटर्स। तो आर्क स्प्लिटर्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्क स्प्लिटर्स we divide the arc in number of sections। नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड करने की वजह से जो आर्क है वो कमजोर हो जाती है, जो कि आसानी से एक्सटिंग्विश की जा सकती है या बुझाई जा सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्टेज, जैसे प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।